अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 4 सितंबर 2022। मैं डेट बोलनी पड़ जाती है, मैंने टीम को कहा है, उम्मीद है कि आप आइंदा से डेट वो साइट पे देखा करेंगे, लेकिन अभी आज थोड़ी सी मजबूरी है। रात के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ एक शख्सियत ऐसी मौजूद होंगी जो इस मुल्क की अगली सिमत तयन करने होने के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, और इशारा मैं दे चुका था आप लोगों को कि कहीं बड़ों में किसी जगह कोई सुलह हो रही है। लफ्ज़ सुलह का मुनासिब नहीं होगा कि इस चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ ले जाने की एक कोशिश और काविश हो रही है। इसका अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होना है, पाकिस्तानी अवाम को होना है। जो लोग अपना एजेंडा लेकर चलें वो शायद कामयाब ना हो पाए। चलें बग़ैर किसी तमहीद के चलते हैं ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब की तरफ। जानी पहचानी शख्सियत है, दामर वकील हैं, इंटेलेक्चुअल तो हैं ही हैं, मगर ये वो नज़रिया रखते हैं कि जो आम वकील से हट के जो चाहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क के लिए। बहुत से सवाल होंगे, वो भी सवाल होंगे कि अभी वकला की सियासत में क्या हो रहा है, क्या कुछ जजेस में डिवाइड है कि नहीं है, क्या ये मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए। चलो पहले चलते हैं उनकी तरफ। पहला सवाल पूछते हैं कि जो बार काउंसिल्स के अंदर जो रोल रहा है इस वक्त, जो किरदार रहा है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सियासी जमातों के, मैं पिट्ठू का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भी आप कहना चाहें मुनासिब समझिएगा, वो आप समझ सकते हैं। चलते हैं ज़फ़र साहब की तरफ। ज़फ़र साहब क्या फरमाते हैं आप? बहुत सी चीज़ों का अदराक तो मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से आप साथ बहुत कुर्बत रही, और कई मामला तो मैं अपनी आंखों से देखता रहा हूँ, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हुई सिविल सोसाइटी के अंदर हमारी बार काउंसिल्स के रोल की वजह से। क्या कहेंगे इस बारे में? अज़हर सिद्दीक साहब, बड़े अजीम पेशे से आपका और मेरा ताल्लुक़ है। ये वो अजीम पेशा है जिससे सर सैयद अहमद ख़ान का ताल्लुक़ है, इस खित्ते के सबसे काबिल फ़िलासफ़र अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ है, आपके और मेरे हीरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहसिन आज़म है जिन्होंने ये वतन बनाया, उससे ताल्लुक़ है। मेरे जो बार के लीडर्स थे ना जी, होता ये था कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो मेरे बार के लीडर्स होते थे। वो प्रोफेसर्स ऑफ लॉ भी वही थे और मेरी बार को रिप्रेजेंट भी वो करते थे। वक्त के साथ साथ जैसे सब जगह डिटेरियरेशन हुई है, पैसे की भरमार हो गई, बैरूनी क़ुव्वतों का अमल दखल बार के अंदर हो गया, और अच्छे लोगों ने जो सही मानों में प्रोफेशनल लॉयर्स थे उन्होंने कहा जी इतना लंबा अरसा सियासत होती है और इतना रुपया इन्वॉल्व हो गया है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेते। वो अफलातून ने कहा था कि जब काबिल लोग और बढ़िया लोग रास्ता छोड़ देते हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते तो उसकी सज़ा ये भुगतनी पड़ती है कि अपने से कम अकल और नालायक लोगों के ताबे आपको होना पड़ता है। तो वो लॉयर्स पॉलिटिक्स के अंदर से ही यही हुआ। होते होते उन्होंने इतनी ओपन लाइन टो करनी शुरू की है सियासी जमातों की। देखें, सियासी जमात से ताल्लुक़ होना मेरा बुनियादी हक़ है कि मैं किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लूँ, और हमारी बार में लोग मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग भी हैं, लेकिन जब हम वोट करते हैं ना, हम सियासी बुनियाद पर वोट नहीं करते। उस वक्त हम बार का नुमाइंदा चुनते हैं, और मेजॉरिटी तो ऐसे लोगों की आपके और मेरे जैसे जो सिर्फ प्योरली प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी अक्सरियत है। तो हम लोगों को इस बुनियाद पे इलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट होके कभी भी कोई बैरूनी एजेंडा टो नहीं करते, वो मेरी बार का मफाद देखते हैं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एज ए लीडर ऑफ द बार, हम उधर भी रहे, हम खुद भी बार के लीडर हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी पहली जिम्मेदारी अपने वकला के मतलब है, अपने जुडिशल सिस्टम के मतलब, और बार एंड बेंच दोनों एक ही हैं, हम ही में से जजेस बनते हैं, उधर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। हुआ ये है कि अब बहुत सारे सीरियस मामलात जो हैं, जो इन हाउस होते थे, वो आप अपने डर्टी लिनन ओपन नहीं वॉश करते, वो लोग वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वॉर इज़ टू सीरियस एन इशू टू बी लेफ्ट टू द जर्नल्स अलोन।
तो फौज जो है ना वो भी अवाम के बगैर जंग नहीं लड़ सकती। इसी तरह से बात यह है कि आपकी अदलिया जो है ना उसको स्ट्रेंथन करना होता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर अदलिया नहीं ना रहती, उधर कुछ भी नहीं रहता। खराबियाँ होती हैं लेकिन आप अदारे को डिमोलिश कर दें। क्योंकि मेरा इस अदारे से ताल्लुक़ है और मैंने देखा भी है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा जो अदारा है इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बुलाया जा सकता है और वक़्त के वज़ीर आज़म को भी ये समन कर लेता है। ये शान है, काजी की शान है। मजहबी तौर पे भी यही है कि उनके सामने सबको हाजिर होना पड़ता है। तो जब आप उनको बेतौकीर कर रहे हैं, ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है कि डिवाइडेड हाउस है, जजेस का आपस में इख्तलाफ है। वो बार ने बी जमालों का किरदार अदा किया है, बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका कुर्बत लाते और ख़राबियों की निशानदेही करते। मसलन ये आर्टिकल 175A जब से है, मुझे ये कहने दीजिए कि इसने काफ़ी ख़राबी पैदा की है। जजेस का लेवल जो अपॉइंटमेंट का है उसमें भी फ़र्क आया, तरीक़ाकार में भी फ़र्क आया। मैं एक बात चला टोकूँ आपको, बात बड़े अदब के साथ, दो तेरियां दो मेरियां, मेरा ख्याल है ये नहीं शुरू हो गया? बिल्कुल यही हो गया और वो हमने बतदरीज उसको नीचे जाते हुए देखा है। लेकिन बार ने भी फिर क्या रोल अदा किया है, वो कहते हैं कि हमें भी हमारा हिस्सा। वही मैं कह रहा, दो तेरियां में मेरियां। बार के ओहदेदारान मैं कहता हूँ कि जिस साल वो इलेक्ट होता है, इतना बड़ा ऑनर है उसको, तो यहाँ पे लोग छोड़ के जाके एलिवेट होते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे बीच में से हिस्सा डाल लें। ये जो तरीक़ाकार था ना, ये मैं इसको कहूँगा कि ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं बल्कि ब्लैक मेलिंग के ज़माने में आ जाता है। अब हम आगे चले, यानी मुझे अच्छी तरह याद है लॉयर्स मूवमेंट में 2007 में जब ये मामला शुरू हुआ, मुझे हामिद खान साहब ने ख़ुद कहा कि सेक्रेटरी का तुम इलेक्शन लड़ो। मैं 3 दिन जब बाहर निकला तो उस वक्त को 20 लाख करके करीब ख़र्चा आना था। तो मैंने आके उनसे माजरत की, मैं कि सर मैं तो नहीं लड़ सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं। और हम उस वक्त से देखते आए हैं कि अगर फ़र्ज़ करें 20 लाख लगाया तो वो निकालना भी मोहम्मद रबी। मैं आपको, आप इसको बुरा समझें या अच्छा समझें, अभी भी आप कई इलेक्शन हमने देखे हैं, अभी ख़ास तौर पर पिछले टेन्योर के इलेक्शन देखे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार का है या बार काउंसिल्स का रहा है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है टोटल क्यूमुलेटिव इलेक्शन अगर इफेक्ट डाला जाए तो ये अरबों में चला हो गया, करोड़ों पे तक नहीं रहा होगा। और फिर जो चेहरे आए हमारे अपने दोस्त हैं, बड़ी शर्मिंदगी हुई ये सारे मसले में। यहाँ किसका कसूर देखते हैं? जी मैं सबसे पहले कसूर तो सीनियर लॉयर्स का देखता हूँ। जो प्रोफेशनल लॉयर्स थे उन्होंने क्यों रास्ता छोड़ा। मेरिट लाना चाहिए लोगों को। अभी भी आप चॉइस देना तो क्या तो रजाल इतना कि लोग चिराग लेके अच्छा आदमी ढूंढ रहे हैं, तो जो अच्छे आदमी ने बैक सीट ली है उससे ख़राबी पैदा हुई है। हम इलेक्शन की रिफॉर्म की बात कर ही नहीं रहे। आप ये देखिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन पंजाब बार काउंसिल की तरह डायरेक्ट क्यों नहीं होता। देखिए जो करोड़ों रुपए खर्च करके आप सबसे बड़ी एपेक्स बार को जो है आप 5 साल के लिए रूल कर रहे होते हैं और आपने इंडक्शन भी वकला की करनी है, आपने डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेने हैं और आपने बैठना भी जजेस के साथ है, तो वो इलेक्शन क्यों डायरेक्ट नहीं होता? ये हमने कभी कोशिश नहीं की। हमने इसका टेन्योर इलेक्शन का सारा साल ही लड़ते रहते हैं, उसको कम क्यों नहीं करते? जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अच्छी बात हुई कि वो कंप्यूटराइज इलेक्शन जो है यहाँ पे ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है लाहौर की हद तक। अगर आप ये डिविजनल लेवल पे भी ले जाएं तो मेरा ख्याल है काफ़ी खर्चे कम होंगे। आप लोगों को कहें कि आप इतनी लंबी कैंपेन नहीं कर सकते, आपका इतने खाने नहीं दे सकते, तो हम अच्छे लोगों के लिए भी एक हौसला अफजाई का बायस बनेंगे। ये रिफॉर्म हमने तो ये वजह भी ये वजह आप ये नहीं महसूस करते? मुझे अच्छी तरह याद है अभी अगर सियासी जमातें देखें, सियासी जमातें तो खुद इन्वेस्ट करती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कई इलेक्शन हुए, मैं अली अहमद कुर्द के दौर का इलेक्शन मुझे याद है कि वो नवाज शरीफ वगैरह उनसे मिलने के लिए गया, कई सियासी शख्सियात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो मिलने, जब इलेक्शन से पहले जब सियासी शख्सियात से मिलना शुरू कर देंगे और ये काम कर देंगे तो ये भी गिरावट की एक वजह नहीं? जी बहुत गिरावट की वजह। देखें मैं तो बतौर वकील के बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं माशरे का सबसे लायक, सबसे समझदार और सबसे बड़ा दानश्वर मैं हूँ। मैंने तो डायरेक्शन देनी है पार्लियामेंट को भी, तो आप देखें कि पार्लियामेंट में जब से वकला की तादाद कम हुई है उसका लेवल भी तो कम हो गया ना। तो हम तो दानिश्वर लोग हैं, बजाय इसके कि हम उनके पास चल कर जाएँ। हम ये नहीं करते मोची दरवाज़ा बंद होता है तो हम उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर परफॉर्म करते हैं कि आप आ जाएं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे आके वो एक सियासी जमात की मैं लाइन टोक रहा हूँ। देखिए हमारे दोस्त हैं हसन बून साहब, बड़े लोग, मैं शायद नाम ना लेता लेकिन नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हालात और वाक़या सुप्रीम कोर्ट बार का रोल ऐसा है, सर शर्म से झुक गए हैं कि जो रोल इस वक्त प्ले किया गया है, पार्टी लाइन्स की जो टो की गई हैं, फिर वकला जो इंडक्ट किए गए हैं, जिस तरह भी। अभी एक सवाल आया मेरे पास, मैंने अगर जजेस अपॉइंटमेंट में जानना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में
अमाइकस बनाया, मुनीर मलिक सीजन नाम, मखदूम अली खान सीजन लॉयर, साथ पाकिस्तान बार काउंसिल को बना लिया। अब वो एक सियासी जमात का अगर हम देखें, इमरान खान की अगेंस्ट 13 सियासी जमातें, तो उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल में तो मेजॉरिटी उन लोगों की है। वो तो आके एक अदालती मुआविन का किरदार अदा नहीं करेंगे। हम यहाँ ये इस मामले को कैसे सीधा करें? हमारी अदालतों को नज़र नहीं आ रहा ये सारा कुछ। देखिए, मैं ज़रा इससे भी आगे बात करूँगा। आप ये देखें कि आप अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट बार को पिटिशनर नहीं बना सकते थे, आपको कोई मैंडेट नहीं मिला था। हम जैसे बहुत सारे लोग, हमने सबने सपोर्ट किया था। क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा था कि जी जब मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं पीपल्स पार्टी की लाइन बिल्कुल नहीं कहा था। अब उन्होंने वोट सबसे लिए और उसके बाद उन्होंने कोई जनरल हाउस भी नहीं करवाया, वो एक पार्टी की तरफ से पिटीशन दायर कर दी। फिर वो कहते हैं कि नंबरदार थे मैं यहाँ तो टुक्कर मेरा भरा देसी। भाई अगर आप मेरे प्रेसिडेंट है ना, आपको मेरे से लायक और या मेरे जैसा होना चाहिए। अगर आप मेरे से नालायक है, मेरे प्रेसिडेंट नहीं है। वो जो पिटीशन फाइल की है उसके अंदर वो खुद कौंसल भी नहीं है, उन्होंने एक और वकील साहब को जो है वकील कर लिया है। तो आप और वो सियासी जमात के बहुत करीब है, बहुत करीब है, और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी वो भी आपके सामने ही है। तो आप इस तरह से भारी भरकम फी लेके पूरी की पूरी बार के अंदर जागन सही करते हैं। हम ना ए जमात से ना बी जमात से, हमें एक न्यूट्रल का किरदार अदा करना है। और फिर आप जाके फोर्स करें कि नहीं जी ठीक है हम ये अपोजिशन की जमातों के नुमाइंदे हैं, तो ये बात तो उन्होंने यहीं पे नेगेट कर दी। लेकिन ये मैं बताऊं, बार के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने वर्किंग लॉयर्स हैं, जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, जो रोस्ट्रम पे खड़े होते हैं, जिनको वकील के तौर पे उनकी एक एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन है और उनके सब इज्जत करते हैं, वो अब खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट ऑन, हम मेरिट के ऊपर कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारे भी ये जो दो ग्रुप है ना, इन्होंने एक बुरा ही रोल अदा किया है। इन्होंने ये कहा कि जो खिदमत ज़्यादा करता है, जो मेरे ज़्यादा करीब है, वो पीछे खड़ा हो जाए, उसको हम बारी दे देंगे। आपने ये नेगेट किया। अब लोग अपने हाथ के अंदर ये वाला मामला ले रहे हैं और आप देखेंगे कि मेरिट ये रिफॉर्मेशन है, ये रिफॉर्म। अच्छा एक बात, अब चूँकि हमारे पास टाइम भी ज़रा कम होना है, मैं शॉर्ट करते हुए, फ़ारूक नसीम साहब जो है ना, मुझे याद है मिनिस्टर लॉ थे और कई केसों में वो पेश हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर वो आकर इलेक्शन लड़े। तो क्या ये म्यार सबको नहीं अपनाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, फ़ारूक नसीम साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे। इन्होंने ये जो ग्रुप अब बरसर इक़्तिदार है, इन्होंने उनको डी सीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वंस यू आर लॉ मिनिस्टर, आप वहाँ पे सेनेटर हैं और लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं, आप पाकिस्तान बार काउंसिल के अब मेंबर नहीं रहे, उनको हटाया गया। 2 दफ़ा उन्होंने केसेस की पैरवी की है, काजी फाइल सा केस में वो आते हैं और दोनों दफ़ा इस्तीफे दिए। देखिए अब तो सीधी नेगेशन हो रही है कि अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी सीट क्यों नहीं वेकेट कराई गई? फिर वो अभी कोर्ट के अंदर पेश होकर वो उनका राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है, जब उनका भी नहीं था तो उनको वहाँ से फिर लॉ मिनिस्टर के तौर पर रिज़ाइन करके अपेयर होना, फिर वो कर सकते हैं। तो ये जो मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थू हमारे दौरे में आ रहे हैं। हम अपने लिए कोई और कानून बनाना चाहते हैं और दूसरे के लिए, ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए कि ख़ास तौर पर जो सियासी जमातों से लिंक जिनका हो, उन्हें बार की नुमाइंदगी में आना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं इसको तो खैर बुरा नहीं समझता। बड़े बड़े जयद लोग जो हैं वो सियासी जमातों के यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। मसलन मैं एतजाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी के बड़े जयद लीडर हैं, वो इज़ अ टॉप क्लास लॉयर ऑल्सो। लेकिन जब वो बार को नुमाइंदे बने हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कभी अपनी पार्टी की लाइन टो नहीं की थी। तो आप अली ज़फ़र साहब हैं, वो तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। तो जब आप बार के नुमाइंदे हैं तो आप बार के नुमाइंदे, मेरी सियासी जमात पता क्या है, काला कोट, और मेरा ग्रुप पता कौन सा है, ए पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, मेरा तो वोकला ग्रुप है। तो वहाँ पे आके आप तखसीस क्यों करेंगे? मेरी बरादरी जो है ना वो ये है और मुझे उसके लिए सोचना है, अपने इदारे के लिए सोचना है। चाहिए कि मैं पार्टी बन के ऊपर मुखालफत करूँ और उसके बाद जजेस के अंदर भी इन्होंने कोई अच्छा रोल नहीं अदा किया। लेकिन एक खुशाइंद बात है। हाँ भाई एक मिनट ठहरेगा, बड़ा ज़रूरी बात है। ये मैंने खबर 3 दिन पहले मैंने भी ये बात, और बड़े लोगों में कुछ आप जैसे लोग हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने बैठ के एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड आ रही थी या हाई कोर्ट में जजेस आ रही थी, खुशखबरी मैं सुन रहा हूँ, मैं चाहूँगा आपके मुंह से सुनूँगा बाकायदा। क्या वाकई ऐसा है कि ये कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इदारे की बेहतरी के लिए?
देखें जी, मैं एक लॉयर पॉलिटिशियन भी हूँ और सियासी पंडित भी हूँ। ये मैं नॉलेज की बुनियाद के नहीं, लेकिन मेरी ये गुवेड है, और वो गुवेड मैंने किस बात पे लगाया कि बेंच 1 बनाए, उसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब इकट्ठे बैठे हैं। अब सीनियर प्यूनी जज का और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो इकट्ठा लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है कि कोई रिकंसिलिएशन और ऐसी बात हो रही है कि ये मुल्क के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है। मैं इसके ऊपर दाद देता हूँ। पहली बात तो है कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि उन्होंने अच्छा जेस्चर शो किया, और काजी फैज ईसा साहब भी जो उनके साथ बैठ के हम बेहतरी की बात करें, देखिए सीनियरिटी का असूल यहाँ पे कहीं पे तयशुदा बिल्कुल नहीं है। हम तो पहले से कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये पूरा स्ट्रिक्टो सेंसो होना भी नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, चाहे नालायक आदमी भी हो, वो फौरन आप बना देंगे। तो ये तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में तो करीम जानी है। देखिए 150 के करीब हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ये बजाते खुद एक्सट्रीम है। आप हाई कोर्ट का जज होना बहुत बड़ी इज्जत की बात है। वो सब के सब तो इन 17 जजेस में नहीं ना आएंगे, कुछ ने तो रिटायर वैसे भी होना ही है। बट एनीवे, कोई पैरामीटर्स उनको तय कर लेने चाहिए, और उसके मुताबिक जो है वो लोगों को जरूर देखें कि अगर वो सीनियर भी हैं और कॉम्पिटेंट भी हैं तो उनकी एलिवेशन इस बुनियाद के ऊपर नहीं रुकनी चाहिए कि उनका हक नहीं है। तो इस तरह से अगर ये जुडिशियल कमीशन ने जिस तरह से, मुझे तो ये अच्छा भी नहीं लगा कि इवन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, ये जिस तरह हमारे लिए बहुत ऊंचे होते हैं, खुदा की कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम वाली बात है। यहाँ पे हमने इख्तलाफ भी करना होता है तो बड़े बेहतर अंदाज में करना होता है। और मेरा ख्याल है वैसे तो आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर्स जो हैं हम बड़ी देर से कह रहे हैं वो बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रिविजिट होने चाहिए कि रिव्यू, मसलन एक बंदे ने झक मारी, दूसरी बार फिर झक मारे, वो सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और 175A को भी ये कंसिडर करें। मैं तो कहूँगा यानी मुझे अच्छी तरह याद है कलाम साहब, जब 175 जब नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती थी तो हम कहते थे यार देखिए ना कुछ बेहतर तरीका होना चाहिए। अच्छा ये क्या ऐसा बेहतर, अच्छा मैं और बात करने लगा हूँ, ये भी एक एजेंडे का हिस्सा है। माजरत के साथ मैं कुछ चूँकि लॉयर मूवमेंट में कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी आपके सामने आज रखने लगा हूँ। प्रोग्राम फिर लंबा हमारा, नाज़रीन ज़रा माजरत कीजिएगा, लेकिन आज ये ज़रूरी है ये बातें होना। लॉयर्स मूवमेंट जब शुरू हुई तो 2 एजेंडे थे, उसमें से एक एजेंडा तो कोई मानता या नहीं मानता, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आ गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हाउस करना था। दूसरा जुडिशरी अपनी मर्जी की लानी थी। तो 175A उसी एजेंडे का हिस्सा था। उसी को अगर सामने रख कर देखें, 2007 में लॉयर मूवमेंट, 2010 में 18वीं तरमीम आई और आर्टिकल 175A इस तरह वर्डेड किया गया। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम करवाई गई इसी मकसद के लिए, और हमने उसका रिजल्ट बड़ा ख़तरनाक देखा है। अब तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होके जजेस अपॉइंटमेंट, ज़रा सियासत से हटकर अगर बात करें तो क्या पुराने वाला सिस्टम आना चाहिए? जी देखें, मैं अगर पुराना नहीं भी लाते तो 175A को रिविजिट करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, जैसे सहीफा आसमानी है जी 18वीं तरमीम, उसके जरिए से हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, एनवायरनमेंट के इशू हैं, एनवायरनमेंट और फूड सिक्योरिटी के इशू हैं। चेयरमैन नैब और इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन, उसको नॉमिनेट 2 पार्टीज ने करना, 2 बंदों ने जिनकी इतनी डिवाइडेड सोसाइटी में करना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। उनकी जो अच्छी बातें रख लें, बुरी रख लें। देखिए पार्लियामेंट को आप इससे मुबर्रा ना करार दें। गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने 18वीं तरमीम दबाव डाल के 19वीं किया किसने? पार्लियामेंट ने किया। तो उनको ठीक करना चाहिए। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 3 ईयर का जो टेन्योर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं दुरुस्त हुआ था तो उसका स्ट्राइक डाउन करते, उन्होंने 6 महीने दिए, उन्होंने गलत किया। और पार्लियामेंट ने 347 मेंबरों ने हाथ खड़ा करके उसको वैलिडेट कर दिया। 347 उन्होंने कर दिया। अब आप ये है कि पार्लियामेंट आखिरी जगह जहाँ कानून साजी होती है, अब भी उनको खराबी नजर आती है। वहाँ पे तो आपस में वो गुफ्तगू ही नहीं करते और हर चीज़ अपनी डर्टी लेन जाके जो है जुडिशरी के पास डाल देते हैं। आप अपना काम अगर खुद करें तो आपको पार्लियामेंट को ये काम सारे जुडिशरी के अंदर सियासी सवाल ले जाने क्यों चाहिए? तो उनका भी तो फेलियर है ना एज ए इंस्टीट्यूशन। हमने सब अदारे जो हैं इस वक्त बेतौकीर हुए हैं, किसी ने अपना रोल अदा नहीं किया और अभी भी लोग तमाशा देख रहे हैं। ये भी मैं ये बड़ी खतरनाक बात है। आप हम आखिरी चंद सेकंड चंद मिनट चाहे ले लें आप इस बात को। आप देख रहे हैं कि मुल्क में पोलराइजेशन चले, मैं एक तरफ रखता हूँ, इख्तलाफ राय मैं अपनी तरफ एक रख रहा हूँ, लेकिन लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है। लोग ऐसी ऐसी बातों पे गुफ्तगू करना शुरू करती है जिस पे बड़ा लोगों की हिम्मत नहीं थी और उसका असर हमने ये देख लिया। कई जर्नलिस्ट को उठाना, पर्चे होना,
कई लोगों के साथ ज़ुबान बंदी के हवाले से आप किरदार अदा करना, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अब मौका आ गया कि हमारी अदालतों ने रोल प्ले करना है। आप क्या महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है जी अदालतें अपना रोल उन्होंने हमेशा प्ले किया भी है ऐसे मौके पे, अब भी हाई टाइम है कि वो ये कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ख़िलाफ़ कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप नैब के केसेस की बात ले लें, देखिए ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो फिस्कल स्टैट्यूट्स हैं और जो क्रिमिनल कोई भी लॉ है ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता, प्रोस्पेक्टिवली होता। तारीख बड़ी बड़ी जिस वक्त कोई जुर्म हुआ है जो उसकी सज़ा थी वो होगी। अच्छा, इन्होंने नई अमेंडमेंट ये वाली जो कर दी है कि जी हम सारे केसेस को ख़त्म करके अब वाला लॉ लगाएंगे, ये नहीं, इट विल नॉट स्टैंड। अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम में यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, ये जनरल क्राइम में रूल है। नैब के लॉज में लिखा हुआ है कि एक बंदा बियॉन्ड मीन्स रह रहा है, वो साबित करेगा ना जी। देखिए उसी में जिम्मेदारी है ना, उसी में लायबिलिटी है। एक क्लार्क है, उसका बेटा जो है ना वो HSN कॉलेज पढ़ता है, बेटी ग्रामर स्कूल पढ़ती है, वो वाई ब्लॉक रह रहा है DHA में, वो चला रहा है लैंड क्रूजर फर्स्ट क्लास, वो ट्रेवल करता है, उसको साबित करना कि भाई पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। आप ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन पे ओनस होगा, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसके अलावा वैसे भी अगर UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 अगर आप कलाम साहब देख लें, पूरी दुनिया में ये वाइट कॉलर क्राइम, लेकिन पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क लग गया, कोई अंधा कानून यहाँ पर हो गया है। आप यकीनन प्राइवेट लोगों को बचाएं कोई, लेकिन ये जो आप एक ख़ास क्लास जिसको आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, ये तो लग रहा है कि ये करप्शन के दरवाजे खोलने की बात तो मैं कर नहीं रहा, ये तोड़ देगी। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जितना बाअसर आदमी है, जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा मुजरिम है, उतना बड़ा वो वकील कर लेता है। लेट्स बी वेरी फेयर, मेरे खिलाफ जाती है ये बात, लेकिन वो फिर लंबा करता रहता है। तो आज का जो मुजरिम होता ना, कल का जी वो एक मजलूम और वो मुझे विक्ट्री बनाता है, वो मेरा मुंह चढ़ा रहा है, वो मेरा मुंह चढ़ा है। यही तो जुल्म हो रहा है, यही तो। अच्छा बस बहुत जल्दी से एक जवाब मैं चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात बता दूँ, पार्लियामान में इस वक्त कितने क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। एक का नाम और है, उसका नाम राणा सनाउल्लाह है। यानी ये क्या निज़ाम है, मुंह पे चपेट नहीं है कि ऐसा आदमी जिस पे ड्रग के हवाले से जितने सीरियस चार्जेस हों और मामलात हों, तो हमारे सर पे बिठा दिया जाए। क्या ये हम देखते रहेंगे ऐसी? देखिए मैं पर्सनैलिटी को डिस्कस करने का था, लेकिन वाक़यात को डिस्कस करता हूँ। देखिए ये बड़ा देहात के अंदर एक पुराना सा निज़ाम था कि इसके ऊपर झूठा मुकदमा डाल दो, एक क्रॉस करने के लिए अपनी उंगली तोड़ के डाल दो। ये जो लोगों को गिरफ्तार करना है ना, ज़ुबानबंदी करना है, एहतिया मुकदमा पा दो, वो मुझे कहने दीजिए कि ऐसे लोग कानूनी फैसले कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है वो ज़मानतें कराने का, और वो फौजदारी जो ज़ेन है ना क्रिमिनल्स वाला, उस तरह के लोग हमारे बरसरे इक़्तिदार हैं। वो कभी कहते हैं किसी पे लाठीचार्ज करा दो, वकला गिरफ्तार कर लो, इसकी ज़ुबानबंदी कर दो। ये आज की दुनिया में ये चीज़ें चल नहीं सकती। अब इंटरनेशनली भी इसका नोटिस लिए जा रहा है। ये चीज़ें कि आप किसी पे ऐसे मुकदमे डाल दें, ये हमने पहले भी नहीं देखा हुआ कि जी ज़ोर-ए-लाई के ऊपर हमने मुकदमा भैंस चोरी का डाल दिया। ये बिल्कुल एक ऐसी ही बात है। आप इस लेवल पे मत जाएं, क्योंकि आज की हुकूमत कल की अपोजिशन है, और आज की अपोजिशन कल की हुकूमत भी होती है। कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड करें, इंतहा कभी ना करें। किसी ने पूछा था कि भाई मैं आपके साथ क्या सलूक करूँ, उन्होंने कहा जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं। कहते हैं शर्मिंदा उन्हें और भी मेरे खुदा कर, दस्तार अगर दी है तो सर भी अता कर। आपके पास ओहदा क्या है और आप हरकतें किस किस्म की कर रहे हैं, और जिस किस्म की चीप डिस्कशन हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी आई फील अशेम्ड। पहले तो एक कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो टेम्परेचर डाउन लाने के लिए ना लोगों को कहेंगे, इस तरह के इंतहा पसंदी वाले जो बयानात हैं ना जी, और इतनी बेइज्जती करना। अभी तो मैं आपको ये बात बताऊं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी फैमिलियों को, इवन हमारे जज साहबान की फैमिलियां डिस्कस हो रही हैं। दिस इज इन अ वेरी बैड टेस्ट। आप कर क्या रहे हैं? आप सोचें तो सही कि आज़ादी होती है, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ मेरा नाक शुरू होता है। राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज, ये हदीस मुबारक है, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। ये हकीकत है। चूँकि बातें बड़ी सख्त हुई हैं, लेकिन मज़ा आपको बहुत आया होगा। प्रोग्राम ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया नाजरीन, लेकिन मैं कम प्रोग्राम है जिसमें मैं कहता हूँ कि आप दूसरों को शेयर्स करें। जो बातें हैं बिटवीन दी लाइन भी समझने वाली है, और जिनको समझनी चाहिए उन्हें भी समझने वाली है। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं इसमें।
और ये हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं जुबानें जो बंद हैं वो खुल रही हैं, और ये आगे जाएगा। बात भूल जाए ये बात, कब तक करेगा भाई, अब नहीं है। हमारा पाकिस्तान है और हम वो लोग हैं, जफर कलानी साहब बैठे हुए हैं, अजहर सिद्दीक वो लोग हैं जो ये मुल्क छोड़ के नहीं गए। क्या इन्हें चांस नहीं मिले? बहुत चांस मिले मुल्क से बाहर सेटल होने के, लेकिन ये मुल्क छोड़कर, और आज भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, ये गलत फहमी है कुछ लोगों की कि हम जैसे लोग भाग जाएंगे। हम नहीं भागेंगे, यहाँ यहीं रहेंगे। और ये अच्छी खबर है आपके पास कि ये मुल्क आगे जा रहा है, इस्लाह होने का वक्त है, और ये इस्लाह होकर रहेगा। एक और प्रोग्राम के साथ 5 सितंबर को सुबह जफर कलानूरी के साथ एक डिफरेंट रंग में। मैं तो बड़ी दफ़ा जफर भाई को कहता रहता हूँ, लेकिन कोशिश किया करेंगे जितना वक्त मिलेगा, लेकिन कल का प्रोग्राम भी ज़रूर देखिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।